हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक का जो नेम है वो क्या है, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग ये मेन टॉपिक का नेम है। और इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक का नेम आता है वो ये है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप हमेशा टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी लिखाते हो कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है, तो इस बार क्यों नहीं। तो इस बार भी मैं बता रहा हूँ भाई, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि गाउस प्रमेय लिखिए, इस प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसको कई बार पूछा भी गया। साथ आपको ना क्वेश्चन गाउस प्रमेय लिखिए ये भी पूछेगा। क्या है, आजकल बोर्ड वाले स्मार्ट हो चुके हैं। वो आपको ये पहले क्या करते थे, गाउस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ऐसा टाइप से क्वेश्चन पूछ देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, गाउस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस टाइप से पूछ रहा है। तो हम भी चालाक हैं भाई, बोर्ड चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम तो आंसर लिखेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आंसर दिखते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया है स्क्रीन पर, एक बार और दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप, इसको नोट कर लेना जहाँ पास भी आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का क्या है, एक आवेशित तार है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार लेंगे। आवेशित मतलब से आप परिचित होंगे, आवेशित मतलब जिस पर आवेश हो। तो सबसे पहले मैं आप पास ले लेता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है जिसकी लंबाई है L। ठीक है, लेकिन आपने तो सर बोला आवेशित तार, तो इस पर तो कोई आवेश दिख नहीं रहा। तो चलिए इस पर आवेश भी डाल देते हैं, धन आवेश। इसके ऊपर आवेश भी आएगा। अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिसकी लंबाई L है। तो यहाँ पास मैं ये जो बनाया हूँ इसको लिख देता हूँ। आपको ना माना लेकर चलना है। ठीक है, टॉपिक का नेम पढ़ते ही आपको माना लेकर चलना है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक का नेम है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तरह, तो मैंने जस्ट ही अनंत लंबाई का एक आवेशित तार मान लिया L, जिस पर आवेश है, जिस पर क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। अब देखिए, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रैखिक आवेश घनत्व क्या है। तो भाई रैखिक आवेश घनत्व को ना सबसे पहले बता दूं, लेमडा से दर्शाते हैं। किससे, लेमडा से। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, किसी एकांक लंबाई, क्या बोला मैंने, किसी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक, क्यू अपॉन एल। अब कई लोगों को क्या होता है कि परिभाषा रटाया नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आप समझ के रटिए। रैखिक आवेश घनत्व लेमडा मतलब ऐसे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको समझ आ गया कि रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो चलिए, जो मैंने आपको यहाँ पर माना लेके चला है उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि माना अनंत लंबाई का एक चालक तारा है L, जिस पर रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लेमडा। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, यहाँ पास कोई एक बिंदु O है। क्या है, बिंदु O है। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पास इसको भी लिख दिया कि चालक तार L के बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो चालक तार L है, ठीक है, ये चालक तार L है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। लेकिन अब क्या करते हैं, ये चालक तार L को अक्ष मानकर R त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण कर देते हैं। अब ये बेलन का निर्माण कैसे करेंगे, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे कि ये अभी जो देख रहे हैं, रफली समझा रहा हूँ इसको। जैसे कि ये L है, ये चालकता बाई का L है। अब इससे R दूरी पर एक बिंदु P है।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये चालक तार L को अक्ष मानकर एक आर त्रिज्या, इसी त्रिज्या का एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ऐसे ऐसे। अब वृत्त के निर्माण करेंगे, फिर इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये एक बेलन का निर्माण हो गया। तो इसी को हम लिखेंगे कि चालक तार L को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि ये गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। गॉस का प्रमेय वाला, ये क्या है, खुला पृष्ठ है, तो ये क्या है, गॉस का प्रमेय इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय कहाँ पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पे। ये बंद पृष्ठ है तो इस पर गॉस का प्रमेय लागू होगा। तो भाई ये बेलन जो दिख रहा है ये भी तो एक बंद पृष्ठ है, कहीं से खुला दिख रहा है क्या, ये हर तरफ से बंद है, तो इस पर भी ये गॉसियन पृष्ठ के भांति ही व्यवहार करेगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, चालक तार L को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करते हैं। तो भाई निर्माण करेंगे तो इस चित्र में निर्माण कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पास देख सकते हैं मैंने चालक तार L को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण कर दिया है, तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। यहाँ पास मैंने लिख दिया कि चालक तार L को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। अब भाई आपको कैसे पता कि ये गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है, तो आपको कारण बताना है कि चूंकि यह बंद पृष्ठ है इसलिए यह गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हम यहाँ इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ आपको 3 पृष्ठ दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला क्या दिख रहा होगा, देखिए S1 दिख रहा होगा, यहाँ पास दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पास लिखूंगा तब आपको दिखेगा। ये S1, ये क्या होगा S2, यहाँ पास इसको दे देता हूँ S2, और ये S3। ठीक, अब ये भाई आपने क्या लिख दिया, तो देखिए S का मतलब आप क्या समझ सकते हो, S मतलब क्या होता है, सरफेस। सरफेस मतलब पृष्ठ। पृष्ठ को किससे दर्शाते हैं, S से। तो यहाँ पास मैंने S, यहाँ पास 3 पृष्ठ दिख रहे होंगे, एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा पृष्ठ। ये क्या है, समतल। देखिए ये गोला ऐसे दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये वाकई में गोला ऐसे ही है, तो ये समतल है। तो समतल है और ये वृत्त के जैसे ऐसे दिख रहा है गोल, तो इसको क्या बोलेंगे, समतल, समतल वृत्तीय पृष्ठ। क्यों, क्योंकि ये समतल है और वृत्त के जैसे दिख रहा है, इसके लिए समतल वृत्तीय पृष्ठ। अब इसके जैसे ही ये S2 भी दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ। ये S1 और S2 दोनों समतल वृत्तीय पृष्ठ है, लेकिन S3 क्या है, वक्र पृष्ठ। समतल, समतल वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्यों, क्योंकि हमने चालक तार L को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बिंदु P का निर्माण किया, इसलिए ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको S क्यों दिया, क्योंकि ये एक सरफेस है। सरफेस मतलब पृष्ठ है, 3 पृष्ठ दिख रहे हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्त के आकार में है दोनों इसलिए, और ये वक्र पृष्ठ है। तो इसको अगर हम लोग इसी प्रकार 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किसको, किसको अगर पूछ दे तो आपको लिख लेना है बंद पृष्ठ बेलन। बंद पृष्ठ बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पास मैंने लिख दिया कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पास से चित्र से समझ सकते हैं S1, S2 और S3, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पास मैंने लिख दिया है कि इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और समतल वक्र पृष्ठ S3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पास जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है, केंद्र से। तो यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी, ऐसे। विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ई से, तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को
ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पास एक अल्पांश, अल्पांश मतलब एक छोटा हिस्सा लिखते हैं, जिसको दे देते हैं ds। ds क्यों? s क्या है? सरफेस, छोटा सा सरफेस ले हैं इसलिए ds, और इसकी भी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि बेलन के बिंदु P पर एक छोटा अल्पांश ds लेते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र और ds के बीच बनने वाला कोण 0 अंश का होगा। ठीक, अब कैसे 0 अंश का होगा ये देखिएगा। यहाँ पास मैंने लिख दिया है कि बिंदु P पर एक छोटा अल्पांश ds लेते हैं, जिसकी दिशा O से P की ओर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिज्या मतलब r से बाहर की ओर। तो E मतलब E और ds छोटे अल्पांश के बीच बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 0 अंश होगा। अब थीटा इज इक्वल टू 0 अंश क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक की दिशा इधर है और दूसरे की भी दिशा इधर है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 0 अंश रहता है। एक की दिशा ऊपर की ओर और एक की दिशा से नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण। और एक की दिशा, अगर एक की दिशा ऐसे हो और एक की दिशा ऐसे हो तो 180 अंश। तो यहाँ पास E और ds दोनों की दिशा क्या है? समान है, तो इस पर बनने वाला कोण का मान कितना होगा? 0 अंश। तो इसी को मैंने यहाँ पास लिखा है कि E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो चित्र से दिख रहा है S1 और S2, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके बाद S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद तीनों के फ्लक्स को जोड़ देंगे तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। इससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा कि पृष्ठ S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक, अब विद्युत फ्लक्स शून्य कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास S1 के लिए निकाल लेते हैं, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पास लिख देता हूँ S1 के लिए। अब S1 के लिए कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, हमको क्या करना है? विद्युत फ्लक्स शून्य लाना है, ये समझिए। यहाँ पास ना गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत मतलब E, फ्लक्स मतलब फाई, और S1 के लिए निकल रहे हैं इसलिए फाई E1 ऐसे दे देते हैं, इज इक्वल टू E इंटू ds। ये तो आप लोग जानते होंगे, विद्युत फ्लक्स में ये होता है कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ पास क्या होगा? E इंटू ds। तो यहाँ पास एक वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है, अगर आपने नहीं देखा होगा, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है? AB कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पास भी ये लगेगा कि E इंटू ds कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान देखिए, यहाँ पास थीटा का मान 0 नहीं होगा, 90 अंश होगा। थीटा का मान 0 S3 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि S3 में हम एक छोटा अल्पांश ले रहे हैं ना, तो S3 में जब छोटा अल्पांश ले रहे हैं तो इसकी दिशा बताते हैं, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा तो समान होती है। लेकिन यहाँ पास S1 और के लिए तो अपन लोग कोई ds लिए नहीं है, मतलब छोटा अल्पांश तो लिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पास जो कोण बनेगा वो 90। देखिए, ये ऐसे है, ठीक है, समझने के लिए। देखिए, ये ऐसा है समझने के लिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, लेकिन पृष्ठ की दिशा इधर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास अपन लोगों ने कोई पृष्ठ नहीं लिया है, यहाँ पास तो पृष्ठ नहीं लिए हैं, तो यहाँ पास जो बनने वाला कोण ये इधर ऐसे जाएगा और एक इधर ऐसे, तो यहाँ पास 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसलिए यहाँ पास 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो cos 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 90। तो आप लोग तो जानते होंगे cos 90 का वैल्यू कितना होता है भाई? सोच के बताओ। cos 90 का मान होता है 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो मतलब फाई E2 इज इक्वल टू 0, सॉरी फाई E1 इज इक्वल टू 0।
ये निकाल लिए S1 के लिए। अब इसी प्रकार अपन लोग S2 के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी प्रकार S2 के लिए ये भी क्या है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। ये देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भी क्या होगा, इसका भी मान कितना निकल जाएगा, फाई E2 इज इक्वल टू 0। क्यों, S1 और S2 के लिए हम लोग दोनों साथ नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों समानांतर है, तो इस पर भी 90 डिग्री होगा। तो मतलब इसका जब 0 है तो इसका भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। तो समानांतर है तो 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि काश 90 का मान होता है 0, तो ई और इंटू 0 को किसी की संख्या के साथ गुना करो तो मान का 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं S3 के लिए। अपन लोग S1 के लिए निकाल लिए, S2 के लिए भी निकाल रहे, अब ज्ञात करते हैं S3 के लिए। ठीक, तो समतल पृष्ठ, सॉरी यहाँ पास ना समतल वक्र पृष्ठ आएगा ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। समतल वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स S3 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E और DS, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, E और DS दोनों की दिशा समान है, तो cos 0 बनेगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पास भी लिख देता हूँ फाई ई क्यों, विद्युत फ्लक्स, और 3 क्यों, क्योंकि S3 के निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू E इंटू DS। अब इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन। ये रेखीय समाकलन करेंगे, क्योंकि रैखिक आवेश के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक रेखा के लिए निकाल रहे हैं अपन लोग, अनंत लंबाई के सीधे आवेश, और ये रेखा के लिए। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉर्मल समाकलन होता है, लेकिन ये रैखिक समाकलन होता है। ठीक, तो इसका रैखिक समाकलन कर देंगे, और इसकी दिशा भी दिखाएंगे, क्योंकि ये और ये तो दिशा के साथ ही है ना भाई। तो ये हो गया। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ तो समाकलन किया है, परंतु यहाँ पास क्यों नहीं किए। ठीक है भाई, आपका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम इसका भी आंसर बहुत अच्छे से ही देंगे। देखिए, समाकलन आखिर किया क्यों जाता है, आपको बात क्लियर है। आखिर समाकलन किया क्यों जाता है, क्या ये बात आपको क्लियर है। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर समाकलन किया क्यों जाता है। यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, अगर हमको इतने बड़े कोई भी चीज़ है, यहाँ पर इसे साइड कर दीजिए, इतना बड़ा कोई चीज़ है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, हमको ज्ञात करना है इतने बड़े लंबाई की, तो हम हमारे जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, इसका जो लंबाई है वो है 1000 मीटर। 1000 मीटर इसका लंबाई है, मतलब 1000 मीटर दूरी तक इतना ये लंबा है। लेकिन हमारे पास तार जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो नापने का होता है टेप, वो है हमारे पास 50 मीटर का। 50 मीटर से ज़्यादा हमारे पास टेप नहीं है। तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक 50 नापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 50, फिर यहाँ से यहाँ 50, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे 50 नापोगे तब तो दिन पहा जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ किसी भी जगह का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ का 50 मीटर निकालिए, तो इस 50 मीटर का जब अपन लोग समाकलन कर देते हैं तो इसका जो पूरा मान निकल जाता है कि कितना बड़ा होता है। तो इसलिए अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया समाकलन क्यों किया जाता है, लेकिन अपने क्वेश्चन ये था कि इस पे क्यों समाकलन नहीं किए और इस पे क्यों कर रहे हो। तो इस पे समाकलन इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पास कोई सरफेस है ही नहीं। सरफेस मैंने यहाँ पर सिर्फ S3 के लिए है अल्पांश DS, लेकिन S1 और S2 के लिए नहीं लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने यहाँ पास DS लिया नहीं है तो लिखे क्यों है। तो लिखा इसलिए हूँ क्योंकि विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला में ही आता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपको पता है। विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, तो इसलिए मैंने यहाँ पास इसको लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पास मतलब इसको यहाँ पास समाकलन नहीं किया हूँ और यहाँ पास किया हूँ क्योंकि यहाँ पास मैंने DS लिया है। अब क्या होगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, E इंटू DS,
ये तो है, ये हटता है तो क्या आता है कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा आता है, यहाँ पर फिर लिख देते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, लेकिन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पास क्या है 0 अंश और कॉस, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ई इंटू डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ई इंटू डी एस 1, मतलब ई इंटू डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1। मैंने यहाँ पास क्या गलती किया कि यहाँ पास समाकलन लगाना भूल गया, तो भाई आपको ऐसे गलती नहीं करना है, हर जगह समाकलन लगाना है। अब क्या करते हैं, समाकलन एस के सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब अपने को एक चित्र से देखें तो अपने को एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका समाकलन कर देंगे। तो किसके सापेक्ष हो रहा है, डी एस के सापेक्ष, तो डी एस के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए समाकलन इधर होगा, ई कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया ये। ठीक, अब ई इंटू मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर एल। अब ये 2 पाई आर एल क्या है, तो यहाँ पास आप कारण दे सकते हो कि बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो इसका जब समाकलन कर रहा है तो इससे गुजरने वाले संपूर्ण के लिए, तो बेलन का संपूर्ण, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, तो ई डी एस की जगह लिखेंगे 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ये निकल गया अपने पास वैल्यू फाई E3 की। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस मान रखना है, मान रख दिए। अब इसके बाद S1 और S2 और S3 तीनों का मान को अपने को जोड़ देना है। हमने यहाँ पास निकाल लिया S1 S2 और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब अपन लोग लिखते हैं तो बेलनाकार, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख दिया हूँ तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, क्या बोला मैंने, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। मैंने अभी तक मैंने निकाला है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब सिर्फ फाई ई। मैंने यहाँ पास 3 फ्लक्स निकाले थे, S1 S2 और S3 के लिए। तो S1 के लिए क्या निकाला था फाई E1 प्लस फाई E2, ये S2 के लिए प्लस फाई E3, ये S3 के निकाला। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कुल फाई मतलब कुल गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पास मैंने इसका समीकरण नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पास अगर आप चाहो तो दे सकते हो इसको। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पास फाई E1 का मान आया था, इसको दे देते हैं 1 समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2 और इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से फाई E1 व फाई E2 व फाई E3 का मान रखने पर, यहाँ पास देख सकते हैं लिख दिया फाई, समीकरण 1 से फाई E1 का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में फाई E1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पास कितना रखेंगे अपन लोग फाई E1 की जगह, तो यहाँ पास सबसे पहले फाई E का फाई E1 का मान रखेंगे 0 प्लस फाई E2 का मान समीकरण 2 से देखेंगे, तो समीकरण 2 में फाई E2 का मान दिया है 0, तो यहाँ पास भी रखेंगे 0 प्लस फाई E3 का मान कितना है E इंटू 2 पाई आर एल, तो E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आ गया। क्योंकि ये सब 0 हैं तो ये आ गया। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 5। ये समीकरण 5 निकल के आता है अपने सामने। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, अब लिखेंगे गाउस के प्रमेय से। गाउस के प्रमेय से, अब गाउस का प्रमेय क्या कहता है ये तो आप जानते होंगे मेरी वीडियो से। गाउस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब क्या होता है
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आता है गाउस के प्रमेय से। गाउस का प्रमेय यही है, ठीक, गाउस का प्रमेय यही है। तो इसको मैं देता हूँ समीकरण 6। गाउस का प्रमेय यही है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि तो समीकरण 5 और समीकरण 6 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 5 व 6 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये इस तरफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड बराबर भी लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, अब अगर मेरे को E बस चाहिए तो मैं 2πRL को इधर भेज देता हूँ। तो E इज इक्वल टू 1/2πRL क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, ये इधर गुना है, इधर आके आ गया भाग में। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका गुना इससे, तो क्यों अपॉन इसको सीधा एक साथ लिख देता हूँ 2πRL एप्सिलॉन। ई का वैल्यू मेरे को पता चल गया। ठीक, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है L लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो अगर मेरे को क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं लेमडा लिख सकता हूँ। एल को इधर गुना कर दूँ तो क्यू का मान मेरे को ज्ञात हो गया। तो यहाँ पास लिख सकते हो क्यू का मान समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 7। समीकरण 7 में रखने पर तो क्यू का मान क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, लेमडा एल। तो क्यू इज इक्वल टू लिख देते हैं लेमडा एल। तो ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2πRL एप्सिलॉन 0। तो ये एल से एल कट गया तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन 0। यही आपका क्या है, आंसर है, प्रूफ हुआ। यहाँ पर लिख सकते हो यहीं सीधे आवेशित तार के कारण, यहीं सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु P पर लिख सकते हो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब कई बच्चों ने अगर पहले जो मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया था उसको अगर ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गाउस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है क्वेश्चन। लेकिन हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या कि धुरी विद्युत क्षेत्र ई के व्युत्क्रमानुपाती है, नहीं दिख रहा है ना। तो हमको क्वेश्चन की बारीकियों को समझना है। क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसी से आपको ज्ञात करना है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए लेमडा 2π और एप्सिलॉन ये सभी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का मतलब मान इसको हटा सकते हैं हम लोग, या फिर इस कांस्टेंट है तो इसको अपन लोग नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो E क्या हो जाएगा 1/R। तो यही तो सिद्ध हो गया कि विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों बटे में। इसलिए अगर E इज इक्वल टू R होता तो अनुक्रमानुपाती होता। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो यही है अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमने लास्ट में सिद्ध कर दिया। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके ये चित्र को आपको यहीं बाजू में बनाना है, ठीक है।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये फिर ये देखिए क्या है, कुछ भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आती। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है कि भाई ये कहाँ से आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। क्या है, विद्यार्थियों को कितना बेस्ट से बेस्ट टीचर क्यों ना पढ़ा ले, उसको कभी किसी न किसी पे डाउट होता है। कोई कमज़ोर बच्चा भी होता है, कोई टैलेंटेड बच्चा भी होता है। तो जिसको भी अगर डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट करना, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आंसर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।